नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, प्री रीट 2 का एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं। देखिए, प्री रीट 2 में गलती से जो टाइम है संस्कृत वाले पेपर में वो 30 मिनट का ही रह गया था, टोटल गलती से हुआ है। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और उसको कल ही मैंने अपडेट कर दिया था, 150 मिनट्स का उसको कर दिया था। तो री अटेम्प्ट आप अब उसको कर सकते हैं। जिन बच्चों का बीच में बंद हो गया था वो री अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा प्री रीट 3 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 जुलाई को होगा साथियों, तो उसकी तैयारी आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। प्री रीट 3 आपका 3 जुलाई को होगा। बहुत अच्छा पेपर वो भी आपका होने वाला है। प्री रीट 2 और 1 का पेपर भी आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये पेपर्स पसंद आ रहे होंगे और जो फ्री में जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं ये भी आप लोग दे रहे होंगे और इनमें भी आपको जो वो अच्छे अंक मिल रहे होंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में अपन विद्युत और चुंबकत्व का ये सेकंड जो पार्ट है इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 37 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक पूरा पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पेपर है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है साथियों। और ये सारा मैटर आपको हमारे नए एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ये फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्री रीट एग्ज़ाम्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक इस प्रकार से आपका ऐप खुलेगा। ऐप खुलने के बाद मोबाइल में आपको राइट कॉर्नर में इस प्रकार से, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में इस प्रकार से 3 लाइन मिलेंगी, उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा, फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और स्टोर का ऑप्शन नीचे मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको प्री रीट का जो कोर्स है हमारा वो मिल जाएगा। उसमें आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। पहला आपका प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है और हम लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से आवेश प्रवाह की दर है ना, यानी विद्युत धारा का जो बेसिक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू और अपॉन में कितना आ जाएगा T, ये लग जाएगा यहाँ पर I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। अब I की वैल्यू यहाँ दे रखी है, विद्युत धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो एम्पियर ही होता है साथियों। जो भी वैल्यूज़ आपको दी हुई होती हैं हमेशा न्यूमेरिकल हल करते समय उनको आप ऐसा ही मात्रक में बदलिए, ठीक है। इसके बाद में आपको टाइम दिया गया है 10 मिनट का। अब देखिए, मिनट जो है वो साथियों समय का ऐसा ही मात्रक नहीं है। समय का जो ऐसा ही मात्रक है वो है सेकंड। तो टाइम आपका हो जाएगा 600 सेकंड। 10 मिनट में 600 आपको सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम आपका है 10 सेकंड का, सॉरी 600 सेकंड का। यहाँ से अब आप आराम से निकाल सकते हो आवेश की मात्रा। तो Q इक्वल्स टू आपका आ जाएगा I और इंटू में T। तो Q इक्वल्स टू आवेश की मात्रा क्या आ जाएगी 0.5 और गुणा में 600, ठीक है। तो 6 पंजे आ गए 30 और 1 0 और आ जाएगा आगे, ठीक है, सॉरी, हाँ जी। Q इक्वल्स टू 300 गुलाम, यही आएगा और यही इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 की। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है कि देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को, यानी कि 2C का मतलब 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अपने को क्या क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है। एक तो विभवांतर, विभवांतर तो कितना दे रखा है साथियों 12 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको आवेश की मात्रा दे रखी है, आवेश मतलब Q का मान आवेश है ना, यह आवेश आपको दे रखा है 2 कूलाम। अब आपको निकालना है कार्य। तो एक संबंध होता है कि विभवांतर इक्वल्स टू कार्य W बटा Q, ठीक है साथियों, ठीक है। यहाँ से आप आराम से किया गया जो कार्य वो निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा VQ और W इक्वल्स टू किया गया कार्य हो जाएगा 12 गुणा 2, यानी कि 24 जूल। 24 जूल जो वो कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं।
जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। अब देखिए साथियों, यहाँ देखिए आप दिया गया है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, यानी कि आई का मान यहाँ के दे रखा है एक बार के लिए 4 एम्पीयर, है ना। जब विद्युत धारा का मान 4 एम्पीयर होता है उस समय टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होता है वी, वो 60 वोल्ट का होता है, ठीक है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब इस विभवांतर का मान 120 वोल्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा, ओम के नियम से हम कर सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर होता है साथियों आई आर, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विद्युत धारा का मान निकालना है, ठीक है। विद्युत धारा का मान तो आई बराबर वी अपॉन आर होगा, वी अपॉन आर होगा। यहाँ विभवांतर का मान आपको 120 वोल्ट दे रखा है, लेकिन आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो आर की वैल्यू अपन इस संबंध से निकाल लेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए, जब विभवांतर V इक्वल्स टू आपका 60 वोल्ट है तब आपकी जो करंट है, जो आपकी विद्युत धारा है I, वो कितनी है, 4 एम्पीयर की है। तो यहाँ से आपका जो साथियों R का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से R का मान V अपॉन आई, V अपॉन आई का मतलब 60/4, 60/4 का मतलब 15 ओम का क्या आ गया, जो प्रतिरोध आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब आप I आराम से निकाल सकते हो। V का मान 120 है और आपका जो प्रतिरोध है R का मान वो 15 ओम है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 8 120, तो 8 एम्पियर, ठीक है। यानी कि जब विभवांतर 120 वोल्ट होगा तब विद्युत हीटर में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। यदि किसी समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम हैं तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो दो चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है। पहला है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा दूसरा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें वोल्टता का जो मान होता है, ठीक है, वोल्टता का जो मान होता है या विभवांतर का जो मान होता है वो होता है नियत, है ना, वो चेंज नहीं होता। तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान 12 वोल्ट यहाँ दे रखा है, तो ये तो यही रहेगा। विद्युत धारा जो है ना, I बराबर यहाँ पे देखिए जितने प्रतिरोध होते हैं उतनी विद्युत धाराएं होती हैं, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध हैं तो धारा, जो कुल धारा बनेगी, प्रवाहित कुल विद्युत धारा, वो बनेगी I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में आपका जो है विभवांतर वो नहीं बदलता, लेकिन धारा बदलती रहती है, ठीक है। तो बदली हुई धारा का जो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, तब जाके अपने कुल विद्युत धारा का मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही आपका ओम का नियम लगेगा साथियों, सीधा सा, है ना। ओम का नियम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब देखिए प्रतिरोधों का मान दे रखा है, R1 बराबर आपको 5 ओम दे रखा है, R2 बराबर आपको दे रखा है 10 ओम और R3 बराबर आपको दिया हुआ है 30 ओम, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। ओम के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख सकते हैं साथियों, ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम से ये अपन लिख सकते हैं साथियों। अब देखिएगा, I बराबर विद्युत धारा, भाई कुल विद्युत धारा निकालनी है अपने को, पहले कुल विद्युत धारा निकालनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगी, I बराबर यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन आर, V अपॉन आर। अब यहाँ से अपन I1 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, I1 बराबर आ जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1, तो V का मान तो नियत है 12 और R1 का मतलब 5, तो I1 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.4 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे तो 2.4 ही आएगा। इसके बाद इसी प्रकार I2 की वैल्यू अपन निकालें, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, ये आ जाएगी V अपॉन R2 यानी कि 12/10, 12/10 मतलब 1.2 एम्पियर, सीधी सी बात है। इसके बाद में I3 की वैल्यू निकालेंगे तो I3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12/30, 12/30 का मतलब क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। यह आपकी विद्युत धारा आ जाएगी, है ना।
अतः कुल विद्युत धारा, अतः कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये आपका कितना बन जाएगा साथियों, 4 एम्पियर। ठीक है, ये कितनी बन जाएगी, पूरी 4 एम्पियर की कुल विद्युत धारा बन जाएगी। तो विद्युत धारा का जो पूरा मान है वो 4 एम्पियर यहाँ पर आएगा। अब आपको निकालना है कुल प्रतिरोध। आपको क्या निकालना है, अब कुल प्रतिरोध भी साथियों आपको निकालना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, देखिए समांतर क्रम संयोजन जब भी होता है तो मैंने आपको बताया कि जो कुल प्रतिरोध आर डैश है वो कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ऐसे 1/Rn, ऐसे चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, R1 R2 R3 की वैल्यूज़ तो दी हुई है, तो कुल प्रतिरोध बहुत आराम से अपन निकाल सकते हैं। तो R डैश 1/R डैश बराबर, एक मिनट थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन बी पार्ट है ना, 1/R डैश बराबर 1/R1 यानी 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे अपन तो 30 आ जाएगा एलसीएम, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, 6 3 9 और 1 10, 10/3 आ गया, यानी 1/R डैश बराबर 10/3, 10/3 का 10/30 और 10/30 का मतलब है 1/3, यानी कि R डैश की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। तो जो कुल आपका प्रतिरोध है वो तो 3 ओम आया और कुल विद्युत धारा है वो 4 एम्पियर आई। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा रहेगा, विद्युत धारा आई 4 एम्पियर, R 3 ओम, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का उत्तर जो है वो साथियों होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार का प्रश्न श्रेणी क्रम समायोजन के लिए भी दिया जा सकता है, और उसमें किस प्रकार से प्रतिरोध का मान निकाला जाता है, क्योंकि उसमें सीधा कुल प्रतिरोध, अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाता, 30 और 5 35 और 10 45 ओम। ठीक है, सीधा सीधा निकाल देते हैं अपन। और वहां पर विद्युत धारा नियत रहेगी, वोल्टता का मान बदलता रहेगा, वहां अपने को V1 V2 V3 का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न 41 है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 100 जूल ऊष्मा की बात की जा रही है, ऊष्मा यानी हीट, और हीट का जो फॉर्मूला है H इक्वल्स टू क्या होता है, I²RT होता है, सभी को पता है। तो आपको वैल्यू दे रखी है, एक तो H की 4 ओम प्रतिरोध है, यानी कि R की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, और प्रति सेकंड यानी टाइम जो है वो साथियों 1 सेकंड आपको दिया हुआ है। प्रति सेकंड का मतलब हर 1 सेकंड के लिए, तो टाइम आपको 1 सेकंड का दिया हुआ है। तो अपन जानते हैं विभवांतर का मान अपने को निकालना, तो एच विद्युत जो ऊष्मा है ना, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मा इक्वल्स टू हीट इक्वल्स टू आपका होता है I²RT। तो I की वैल्यू तो देखिए विभवांतर का मान आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, किसका मान फाइंड आउट करना है, विभवांतर का। एक मिनट, प्रतिरोध विभवांतर का मान ज्ञात करें। हाँ जी, विभवांतर का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से विभवांतर की वैल्यू कैसे निकलती है, ओम के नियम से ही निकलेगी विभवांतर की वैल्यू। तो इधर लिख देता हूँ मैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर IR, यही तो होता है। ठीक है, ओम का नियम, V बराबर क्या होता है, IR होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास देखिए R का मान तो है 4 ओम है, लेकिन I की वैल्यू नहीं है, तो I की वैल्यू यहाँ से अपन निकालेंगे। तो हीट आपकी दी हुई है 100, ठीक है, और इक्वल्स टू ये आपका I² आ जाएगा, R का मान है 4 और टाइम 1 सेकंड, आपका 1 सेकंड। ठीक है, तो I² आपका आ जाएगा 100/4। ठीक है, तो I की वैल्यू आपकी आ जाएगी √25, √25 का मतलब I की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो ओम के नियम से आपकी जो विभवांतर है V बराबर क्या हो जाएगा, IR, I का मान 5 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। ठीक है, तो इस प्रकार से वोल्टता आ जाएगी आपकी, यह विभवांतर आ जाएगा आपका 520 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है,
यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब की शक्ति बताओ। बल्ब की शक्ति बताओ, और शक्ति का मान क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI, है ना, वोल्टता और गुणा में धारा। तो P बराबर आपका आ जाएगा 220, तो वोल्टता है, और 0.50 एम्पियर की धारा है, तो यह आपका कितना आ जाएगा, 110 वाट। 110 वाट शक्ति का मान कितना आ जाएगा भाई, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है ना। और जो ऐसा ही मात्रक तो शक्ति का वाट है, लेकिन जो औद्योगिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है, ठीक है, सॉरी किलोवाट है, किलोवाट घंटा नहीं, किलोवाट है ना। तो शक्ति का मात्रक 110 वाट, 110 यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 110 वाट, ठीक है। बल्ब की शक्ति कितनी है, 110 वाट का वो बल्ब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा 110 वाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी उस रेफ्रिजरेटर की अपने को शक्ति दे रखी है और वो है 400 वाट, ठीक है। 400 वाट का आपका जो है रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, प्रतिदिन उसको अपन 8 घंटे चलाते हैं, ठीक है। 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। अब देखिए साथियों, 400 वाट का फ्रीज है, उसको 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी कि कितनी वाट बिजली गई प्रति घंटे आपके, तो देखिए 400 वाट है ना, कुल ऊर्जा अपन निकालें तो 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है। 400 वाट का रेफ्रिजरेटर का मतलब है 1 घंटे में 400 वाट शक्ति जाएगी, तो 8 घंटे में कितनी जाएगी, 8 घंटे में जाएगी आपकी 400 गुणा 8, और ये क्या बोल रहा है, 30 दिन तक का बताना है अपने को, तो गुणा करना आपको 30 से और गुणा करेंगे भाई, एक दिन 8 घंटे तो 30 दिन से फिर गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका, देखिए 8 चौक 32, 32 तियाँ 96, तो 96 और आगे 3 जीरो और, तो 96,000 वाट, ठीक है। 96,000 वाट घंटा, कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 96,000 वाट घंटा, ये कुल ऊर्जा जो वो साथियों आपकी आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में अपन को जो दे रखा है वे दे रखा है वो किलोवाट घंटे की दर से दे रखा है, तो देखिए इसको अपन जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है, 1000 वाट घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 96 किलोवाट घंटा इसका जो मात्रक आ जाएगा, व्यावसायिक मात्रक। अब 1 किलोवाट घंटे का वे, 1 किलोवाट जो यूनिट है उसका वे कितना आ रहा है साथियों, 1 यूनिट का वे आ रहा है साथियों 3 रुपये, ठीक है। तो 96 का कितना आ जाएगा, 96 का कितना आ जाएगा, 3 गुणा 96 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 3 गुणा 96 आ जाएगा, तो ये आपका कितना बनेगा, 288 रुपये, 288 रुपये लगेंगे, तो ये आपका उत्तर जो वो साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा गया। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, 5 भागों में तोड़ करके इस प्रकार से, है ना, पार्श्व क्रम में हमने जोड़ लिया इनको। कोई भी एक R प्रतिरोध का एक टुकड़ा है, उसको इस प्रकार से पार्श्व क्रम में 5 भागों में उनको अपन ने जोड़ा है, ठीक है, बराबर भागों में तोड़ा है। तो और पूरा कितना है, प्रतिरोध R है, तो बराबर भागों में तोड़ेंगे तो 5 बराबर भाग बनेंगे, तो R/5, ये भी R/5, ये प्रतिरोध भी R/5, ये प्रतिरोध भी R/5 और ये प्रतिरोध भी R/5, यानी R1, R2, R3 और R5 तक का आपका मान जो वो R/5 ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोला है इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित अपन ने कर लिया है, बिल्कुल यहाँ से अपन ने पार्श्व क्रम में इनको संयोजित कर लिया है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है, तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध अगर R' है, तब R/R' का मान निकालो। भाई R तो आपका कुल प्रतिरोध दिया ही हुआ है, ठीक है, तो R' की वैल्यू अपने को चाहिए। अब समांतर क्रम समायोजन में कुल प्रतिरोध है ना, जिसको अपन R' से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है ना, तो
अपन आर अपॉन आर डैश का मान अपने को बताना है। तो आर डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, समांतर क्रम समायोजन जब भी होगा तो कुल प्रतिरोध निकलता है 1/r डैश बराबर आपका 1/r1 और r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, यानी कि जितने भी प्रतिरोध हैं उनको इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। अब देखिए 1/r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r1 का मान कितना है भाई, r1 की वैल्यू यही तो है r/5, r2 की वैल्यू भी यही है, तो r/5 मैं लिखूँ इसको, इससे अच्छा मैं 5/r ही लिख दूँ इसको उल्टा करके, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r और प्लस 5/r, ठीक है। अब देखिएगा 1/r डैश बराबर, यहाँ से आप एलसीएम r लेंगे तो ये 5 5 जुड़ जाएंगे, 5 बार तो ये 25 बनेगा, 25/r, 25/r आया। अब वज्र गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, r तो इधर ऊपर जाएगा, r/r डैश बराबर आपका 25/1 आएगा। इसका मतलब है r यानी कि जो प्रतिरोध है वो 25 ओम का है, ठीक है, एक टुकड़े का, सॉरी पूरे तार का। और आर डैश की जो वैल्यू निकली है वो निकलेगी आपकी 1 ओम की। तो जो अनुपात होगा वो 25/1 है ना, 25/1, 25/1 का मतलब है 25 है। तो यहाँ आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चाहे तो आपको इसको 25/1 लिख दो या 25 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए विद्युत शक्ति की जो वैल्यू होती है P = VI, विभवांतर गुणा विद्युत धारा, ये सब लोग हम पढ़ते हैं। तो P = VI, ये जिस भी इसमें देखिए विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा ये बताना है, तो ये तो करेगा ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें ओम के नियम से, हम देखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या देखें साथियों, V बराबर आपका क्या होता है, IR होता है। V बराबर अगर IR होता है तो इसमें अपन समीकरण 1 में रखेंगे V का मान, तो V बराबर IR और इंटू में I और है, तो P बराबर आपका I²R, यानी कि शक्ति को अपन इस प्रकार से I²R के रूप में भी लिख सकते हैं और इस पद के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई शक्ति की। तो यहाँ पे I²R देखिए पहले ऑप्शन में है तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद में बात करें, देखिए ओम के नियम से यहाँ से हमने क्या किया, V की वैल्यू पुटअप की, है ना। ओम के नियम से V की वैल्यू हमने इसमें पुटअप की समीकरण 1 में। अब अपन I की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो I की वैल्यू पुटअप करेंगे, V बराबर आपका IR होता है, तो I की वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो V/R पुटअप करेंगे, है ना, किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर आपका V क्रॉस I की वैल्यू है V/R, V/R, P का मतलब क्या हो जाएगा V²/R, V²/R, यानी कि शक्ति को अपन V²/R के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये शक्ति को ही रिप्रेजेंट करते हैं और सेम ही इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो I²R, VI और V²R इनके रूप में अपन साथियों शक्ति को लिख सकते हैं, लेकिन IR² इस रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये शक्ति को निरूपित नहीं करेगा विद्युत शक्ति को। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद है आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा और निश्चित ही आपको प्रश्न भी पसंद आए होंगे, ठीक है। तो इसी नए एप्लीकेशन पर साथियों जो भी आपका नया सिलेबस आएगा, सिलेबस आने के बाद में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ करवाई जाएगी साइंस मैथ के लिए। तो निश्चित आप इस एप्लीकेशन से जुड़े रहिएगा और आगे और भी जो एग्ज़ाम्स होंगी उनके लिए भी आपको अच्छा मैटर दिया जाएगा। क्वेश्चंस जो हमारे रहते हैं वो हमेशा एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से और एग्ज़ाम के स्तर के हिसाब से ही होते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छे से अच्छा आपको मैटर दिया जाए। फिर भी देखिए तकनीकी खामियां होती हैं जिनकी वजह से कभी कभी किसी बच्चे को दिक्कत आ जाती है, तो उस चीज़ के लिए मैं अवेलेबल हूं। जो भी बच्चा कोर्स मेरा लेता है नए एप्लीकेशन पर, जो भी पुराने एप्लीकेशन पर ये सुविधा नहीं थी, नए पर जो भी बच्चा कोर्स लेता है उसको एक रिसिप्ट जाती है, उसकी एक रसीद उसको बच्चे को जाती है और उस रसीद में मेरी ईमेल आईडी और प्लस मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर अंकित है।
ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने कोर्स लिया है कोई भी, तो जिसको भी कोई समस्या आ रही है तो वो मुझे मेल कर सकता है, या फिर मेल करने से अच्छा सीधा आप मुझे कॉल करिए। जिस भी बच्चे ने मुझे अभी तक कॉल किया सबका मैंने समाधान समस्या का किया है, ठीक है। तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कतें देखिए आ जाती हैं, आप भी समझ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।